Students, I hope that you all are well and doing well. आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं व्हाट आर प्रोपोर्शनल काउंटर्स एंड हाउ डू दे वर्क। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने आयोनाइजेशन चैम्बर की बात की थी। आयोनाइजेशन चैम्बर में पल्स हाइट आने वाली बीम की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन वहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज के लो होने की वजह से पल्स हाइट ज़्यादा ना थी। इसी पल्स हाइट को हम प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। इसीलिए इस काउंटर को प्रोपोर्शनल काउंटर कहा जाता है, क्योंकि आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू डिटेक्टर वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज। फिर प्रोपोर्शनल काउंटर एक डिवाइस है टू काउंट पार्टिकल्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन और उनकी एनर्जी भी हम इससे मेजर करते हैं। प्रोपोर्शनल काउंटर जो है ये सफिशिएंटली हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं। हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होने की वजह से ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतनी सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो फर्दर आयनाइजेशन पैदा कर सके, और यही इसका प्रिंसिपल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से अगर इंसिडेंट पार्टिकल एंटर हुआ है मीडियम के अंदर और उसने गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज किया है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ये एक्सेलरेट हुए हैं टुवर्ड्स एनोड, और इस रीजन को जब उन्होंने इस लाइन को क्रॉस किया है तो बड़ी हाई वेलोसिटी उन्होंने गेन की है। उनके एक्सेलरेशन के ज़्यादा होने की वजह से उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी, उन्होंने फर्दर आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो पैदा किया है, और ये प्रोसेस मल्टीप्लाई हुआ है और एक एवलांच प्रोसेस हमें यहाँ पे मिला है। और इससे बनने वाले जो आयन से इलेक्ट्रॉन उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है ऑन द सरफेस ऑफ एनोड। कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो उसी तरीके से आयनाइजेशन चैम्बर की तरह ये एक सिलेंडर पे मुश्तमिल है। ये सिलेंडर मेटल सिलेंडर भी हो सकता है और ग्लास सिलेंडर भी। अगर ये ग्लास सिलेंडर है तो इसकी इनर सरफेस पे किसी कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी गई है। ये थिन माइका विंडो है, यहाँ से पार्टिकल्स एंटर होंगे इस रीजन के अंदर। यहाँ पे ये स्टिफ सेंट्रल वायर है जो एनोड के तौर पे एक्ट करती है, और बॉडी ऑफ मेटेलिक सिलेंडर ये एक्ट करती है एज कैथोड। ये हमारे पास यहाँ पे इंसुलेशन है जो एनोड और कैथोड को आइसोलेट करती है। आर इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी। वीबी के ज़रिए से हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है बिटवीन एनोड एंड कैथोड। सी नॉट स्ट्रे और इलेक्ट्रोड की कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा विच विल बी फेड टू एक्सटर्नल सर्किटरी सच एज लाउड स्पीकर एट्सेट्रा। इस सिलेंडर की जहाँ तक बात है, इसके अंदर एक गैस, ऐसी गैस फिल कर दी जाती है जो फेवर करती है हाई एम्प्लीफिकेशन को, सच एज नियॉन है, आर्गॉन है, क्रेप्टॉन है, ऐसी गैसेस, ताकि इनके अंदर फर्दर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हो सके और इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो लो होता है। इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है, और इनके अंदर सेकेंडरी डिस्चार्ज को अवॉइड करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और पेंटेन गैस ये भी ऐड कर दी जाती है। जब हाई वोल्टेज यहाँ अप्लाई की जाती है तो फिर ये अगर सेंटर ऑफ सिलेंडर है, इससे आर डिस्टेंस पे ऑन ईदर साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है V अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सिलेंडर लॉग B ओवर A। B इनर रेडियस है इस सिलेंडर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर, और A इस सेंट्रल वायर का रेडियस है। अच्छा, यहाँ पे रुक के हम देख सकते हैं कि जो फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, एस्टैब्लिश होगा ड्यू टू हाई अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ये डिपेंड कर रहा है किन फैक्टर पे। पहला फैक्टर जिस पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो अप्लाइड वोल्टेज है। जितनी अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा। ये एस्टैब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड कर रहा है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल वायर आर है।
हम आर जितना ज़्यादा होगा ई उतना कम होगा। बाकी दो फैक्टर जिन पे ई आर डिपेंड कर रहा है वो बी है और ए है। बी अगर ज़्यादा होगा ई उतना कम होगा एंड वाइस वर्सा, और ए जितना कम होगा ये फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, ई उतना कम होगा। टिपिकल केस में हम इसी की फर्दर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर एक केस में हमारे पास ए की वैल्यू 0.005 सेंटीमीटर थी, बी 1 सेंटीमीटर और वी अप्लाइड वोल्टेज 2000 वोल्ट थी 2 kV, देन ई एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हमारे पास 5.18 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट या फील्ड ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा विद इन सिलेंडर, यूनिट डिस्टेंस के लिए उसकी वैल्यू 10⁴ वोल्ट है। तो रिजल्ट क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड वो वेरी हाई वेलोसिटी अटेन करेंगे विच इज़ इक्वल टू 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जूं इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड की तरफ वो एक्सेलरेशन गेन करते जाएंगे, और एक्सेलरेशन गेन करेंगे तो आयनाइजेशन प्रोसेस जो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, और रिज़ल्ट जो होगा कि हमें वहाँ पे एक टाउनसेंड एवलांच प्रोसेस एस्टैब्लिश हो जाएगा जिसको हम टाउनसेंड कास्केड भी कह सकते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक बाढ़ आएगी और वो मूव करेगी टुवर्ड्स कैथोड। इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग पल्स मिलेगी, और यहाँ पे हम कहते हैं कि एक सिंगल प्राइमरी आयन पेयर ने जितने नंबर ऑफ आयन पेयर्स पैदा किए हैं उसको हम गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। और ये गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हाई है एज़ कम्पेयर टू आयनाइजेशन चैम्बर्स की। जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर अगर ये गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 था तो यहाँ पे गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये मैनी टाइम्स लार्जर एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन चैम्बर विच इज़ इक्वल टू 10⁻² टू 10⁻⁴। अब दो बातें आपने नोट करनी है अबाउट प्रोपोर्शनल काउंटर्स। एक तो पहले ये देखें कि मच फास्टर रेट पे ये काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनाइजेशन चैम्बर, चूँकि यहाँ अप्लाइड वोल्टेज बहुत हाई होता है और एक कास्केड एवलांच कास्केड हमें मिलता है। गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका बहुत हाई है, इस वजह से ये मच फास्टर रेट पे काम करता है। दूसरा ये इसके दो मेन फीचर्स प्रोपोर्शनल काउंटर के ये हैं क्योंकि इसके अंदर एक बिल्ट इन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस होता है। हाई अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस बिल्ट इन होता है। इस वजह से इट कैन डिटेक्ट लो एनर्जी रेडिएशन एक, और दूसरा ये बिकॉज ऑफ इट्स प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी वन कैन प्रोड्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इनकमिंग रेडिएशन का एक एनर्जी स्पेक्ट्रम भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। कैसे? अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये काउंटर था, इसके अंदर हम टारगेट एक रख देते हैं सिल्वर का और रेडिएशन इन पे फॉल करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो थे वो वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब एक्सेलरेट हुए थे तो वो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन जब वो सिल्वर पे जाके इम्पिंज होंगे या इंसिडेंट होंगे तो वहाँ से वो एक्सरेज को एमिट कर देंगे। और एक्सरेज एमिशन में हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का पता है कि हमारा एक न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, और जिस वक्त एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर के शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है और एल शेल से फिर एक इलेक्ट्रॉन आके इस के शेल के अंदर जो वैकेंसी क्रिएट हुई चीज़ को फिल करता है तो हमें के अल्फ़ा रेडिएशन मिलेगी या के अल्फ़ा एक्सरे मिल जाएगी। अगर एम शेल से एक इलेक्ट्रॉन आके के शेल के अंदर वैकेंसी को फिल करता है तो हमें सिल्वर के बीटा रेडिएशन मिल जाएगी। और इसमें जो चीज़ नोट करने की है वो ये कि x2 - x1
इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास मोस्ट इंटेंस पल्स ये है। अच्छा, कोई दो पल्सेस हमें किस वे से मिलेंगी? मतलब एक पल्स ये है, हो सकता है एक पल्स जहाँ पे 7 हो, वो 7 पल्स हमें किस वक्त मिलेगी? इस केस में अगर हमारे पास ये मोस्ट इंटेंस पल्स थी, इसकी हमने देखी हाइट, काउंट्स पर यूनिट एनर्जी जितने थे, सपोज 2000 थे इस वैल्यू पे, हम इसका हाफ कर लेंगे, वो हमारे पास 1000 काउंट्स पर यूनिट एनर्जी आ जाएंगे। और इस केस में इस पल्स के लिए हमें एक वैल्यू ये मिलेगी x1 और ये मिलेगी वैल्यू x2। इन दोनों वैल्यूज़ का यहाँ पे हम फ़र्क लेंगे एनर्जी का, चूँकि इस एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास एनर्जी है, तो x2 माइनस x1 ये हमारे पास आ जाएगी रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट की गई एक टिपिकल केस में, इस सिल्वर टारगेट के केस में ये 1300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब अगर हम ये कहते हैं कि एक पीक यहाँ पे है और दूसरी पीक हमें यहाँ मिलती है, दूसरी पीक सिर्फ उसी सूरत में मिलेगी जिस वक्त इन दो पीक्स का एनर्जी डिफरेंस रेजोल्यूशन से ज़्यादा होगा, x2 माइनस x1 वैल्यू से ज़्यादा होगा। अगर इन दो पीक्स का एनर्जी डिफरेंस रेजोल्यूशन जो यहाँ पे 1300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी इससे कम है, तो हमें दो पीक्स नहीं मिलेंगी बल्कि सिंगल पीक मिलेगी। सपोज हम कहते हैं कि एक पीक 22.1 केवी पे है, दूसरी 22.2 केवी पे है, तो वो दोनों पीक्स हमें अलग-अलग मिलेंगी अगर उनका एनर्जी डिफरेंस इस रेजोल्यूशन से ज़्यादा है। अगर उनका एनर्जी डिफरेंस एनर्जी रेजोल्यूशन से कम है तो फिर हमें दो पीक्स नहीं मिलेगी बल्कि सिंगल पीक मिलेगी। फर्दर हम मूव करते हैं, मेन यूसेस प्रोपोर्शनल काउंटर क्या है, हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स, लो एनर्जी एक्सरेज और एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है एक्सरे, उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अगर हम BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड गैस फिल कर देते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर, तो फिर हम स्लो न्यूट्रॉन जो हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये स्लो न्यूट्रॉन जो हैं ये जब बोरॉन पे आएंगे तो उस बोरॉन को चेंज कर देंगे लिथियम में और साथ अल्फ़ा पार्टिकल की एमिशन होगी। अल्फ़ा पार्टिकल इजेक्ट होता है इन द रिएक्शन और प्रोपोर्शनल काउंटर में उसको डिटेक्ट किया जाता है। मेन डिसएडवांटेज क्या है इसका कि हमें हाई स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई की ज़रूरत है, बहुत अच्छी पावर सप्लाई चाहिए, बहुत हाई वोल्टेज की, उस पे ये काम करेगा। ये लो पावर सप्लाई पे काम नहीं करता, ये डिसएडवांटेज है इसका। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, गुड बाय।